हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज के हम फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट एंड बी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और सी पार्ट जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें 3 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो उसका लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन अब हम करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है गिव रीजंस। आपने रीजन देने हैं इन क्वेश्चंस के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि कैमल कैन वॉक इजीली ऑन सैंड। जो कैमल है यानी कि ऊंट जो होते हैं वो सैंड पर, रेत के ऊपर इजीली वॉक कर सकते हैं कि चल सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है, देखो जब हम सैंड के ऊपर चलते हैं तो हमारे पैर क्या है, जो रेत है, मिट्टी है, उसमें धंस जाते हैं। ठीक है, उसमें धंसने का मतलब क्या है, मतलब हम जो है इतना इजीली नहीं चल पाते सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर जितना इजीली कैमल चल पाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो जो कैमल होते हैं उनके फीट जो होते हैं पैर, उनका सरफेस एरिया कैसे होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से जो उनका वेट है वो जो सैंड है उसके लार्ज एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एरिया ज्यादा होने की वजह से हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यही पढ़ा था। अब हमने क्या कहा, देखो एरिया ज्यादा हो जाता है इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। अब एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगता है सैंड के ऊपर और उसी की वजह से जो है जो कैमल का फीट है वो सिंक नहीं होता, सैंड में धंसता नहीं आता। ठीक है, और उसी की वजह से कैमल जो है इजीली वॉक कर सकते हैं सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो क्वेश्चन क्या है, कैमल कैन वॉक इजीली ऑन सैंड। आप लिखोगे इसमें इट इज बिकॉज camel's feet जो कैमल के पैर हैं have large surface area and the force जो फोर्स लगाया जाएगा, force of their weight यानी कि कैमल्स के वेट का जो फोर्स लगेगा ऑफ देयर वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यानी कि बंट जाता है, बंट जाता है ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ सैंड, सैंड के लार्ज एरिया में जो वो वेट होता है कैमल्स का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। द प्रेशर, तो जो प्रेशर लगेगा, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड और एक्सर्टेड आप लिख सकते हो ऑन सैंड, जो रेत के ऊपर जो प्रेशर लगेगा इज स्मॉल, वो कम होगा, इज स्मॉल एंड प्रेशर प्रोड्यूस्ड, क्या लिखा, जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है सैंड के ऊपर वो क्या होगा, स्मॉल होगा एंड हेंस, और इसी की वजह से जो कैमल्स के फीट हैं, कैमल्स फीट ऊंट के जो पैर हैं, कैमल्स फीट डू नॉट सिंक, वो धंसते नहीं हैं, सिंक मीन अंदर धंस जाना, डू नॉट सिंक मीन्स वो धंसते नहीं हैं इनटू द सैंड के अंदर। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा था कि कैमल जो है वो इजीली वॉक कर सकते हैं सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर इजीली कैमल्स चल पाते हैं, उसका क्या रीजन है, इट इज बिकॉज कैमल्स फीट हैव लार्ज सरफेस एरिया, जो कैमल्स के पैर होते हैं उनका क्या है, लार्ज सरफेस एरिया होता है और उसी की वजह से जो उनके वेट का फोर्स जो प्रोड्यूस होता है सैंड के ऊपर, वो देखो वेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लार्ज एरिया में सैंड के, और उसी की वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो स्मॉल प्रेशर लग पाता है और उसी की वजह से हेंस कैमल्स फीट डू नॉट सिंक, कैमल के फीट सिंक नहीं होते एक रेत में। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो कैमल जो है इजीली वॉक कर सकते हैं सैंड के ऊपर। तो ये अपने आंसर नोट करना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
our head does not crush despite it carries a weight of 1000 किलोग्राम एयर। यानी कि हमारा जो हेड है वो क्रश क्यों नहीं होता, वो मतलब एकदम से रप्चर खराब क्यों नहीं होता, फट क्यों नहीं जाता। इट कैरीज ए वेट ऑफ 1000 किलोग्राम है, क्योंकि इसके ऊपर एयर का 1000 किलोग्राम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो जाता है, वो लग रहा होता है हमारे सिर के ऊपर, फिर भी वो क्रश क्यों नहीं होता, फट क्यों नहीं होता। तो इसका क्या रीजन है, देखो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर लग रहा है, मैकेनिकल प्रेशर है, तो वो प्रेशर जो है वो नलीफाई कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और उसी की वजह से वो प्रेशर बैलेंस हो जाता है और हमारा जो हमें जो वो वेट है वो फील ही नहीं होता। तो इसी वजह से हमारा हेड जो है वो क्रश नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट एक जो एक्सरसाइज थी उसमें भी किया था, इससे लास्ट पार्ट में। तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, जो हमारे बॉडी का इंटरनल प्रेशर होता है वो नलीफाई कर देता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और उसी की वजह से हमारा जो हेड है वो क्रश नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने रीजन इसका लिख देना है। क्या रीजन लिखना है, बिकॉज प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है नलीफाइज मीन्स बैलेंस कर देना द एक्सटर्नल, जो बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर है वो नलीफाई कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एंड हेंस, और इसी की वजह से आवर हेड, जो हमारा हेड है, डू नॉट क्रश, वो क्रश नहीं होता है। आवर हेड डू नॉट क्रश, ठीक है, तो इसीलिए हमारा हेड क्रश नहीं होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट, उसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का डी पार्ट हम करते हैं, इसमें बोला गया चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। हमें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स। जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंज कर सकता है। तो देखो, स्टेट ऑफ मोशन, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है, शेप ऑफ द मोशन जो शेप है उस ऑब्जेक्ट की उसको चेंज कर सकता है, डायरेक्शन जो है मोशन की उसको चेंज कर सकता है। तो ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको बुक में, आपने ऑप्शन देखने हैं। आपको स्टेट ऑफ मोशन भी मिलेगा, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी मिलेगा, और ऑल ऑफ द अबव भी मिलेगा। तो आपने कौन से ऑप्शन पर टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर है। क्योंकि जो फोर्स होता है वो क्या कर देता है, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज करता है, ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर देता है, और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन two forces are applied on an object in opposite direction। जब दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किए जाते हैं, the effect of force is there। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है वहां पर, देखो जब ऑब्जेक्ट को हम फोर्स कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, मैं भी कोई और पर्सन भी, हम दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स ऐड हो जाता है। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, डिफरेंस वहां पर हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो फोर्सेस हैं वो अप्लाई किए गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इफेक्ट क्या रहेगा फोर्स का, इज देयर डिफरेंस। तो इफेक्ट क्या रहेगा, डिफरेंस। तो आंसर आ जाएगा डिफरेंस। ऑप्शंस में आपको ऐड भी सम ऐड मिलेगा कि सम, ठीक है, सम मिलेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिफरेंस, इस तरीके से मिलेगा। तो आपने कौन सा आंसर टिक करना है, डिफरेंस। ठीक है, तो जो इफेक्ट होता है टोटल फोर्स का, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस आता है वहां पर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज इज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या, आकाशीय बॉडीज, आकाशीय, ठीक है, आकाशीय का मतलब क्या होता है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे। तो जो फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज, दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय फोर्स पर यूनिट एरिया इज। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको आता ही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया तो उसको क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। क्या आएगा इसका आंसर, प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम ड्यू टू। ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा पक्का ही। देखो माउंटेनियर्स क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखते हैं। माउंटेनियर्स यानी कि सी लेवल से बहुत ऊपर चले जाते हैं, वो हाई लेवल पर एल्टीट्यूड ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, लो हो जाता है, और उसी की वजह से उनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखना पड़ता है। तो क्यों रखते हैं वो, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है एट हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स, हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ फोर्स अराइजेस ड्यू टू एन डैश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है कि जिससे फोर्स अराइज हो जाता है, फोर्स उत्पन्न होता है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तभी फोर्स अराइज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, फोर्स अराइजेस ड्यू टू एन इंटरेक्शन, ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जब अराइज होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तभी फोर्स अराइज होता है। तो क्या लिखोगे आप इसमें, इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन से फोर्स का एग्जांपल है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स जब अप्लाई होता है तो दो ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती। एक मैग्नेट क्या है, दूसरे मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बिना एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, बिना टच किए हुए। तो ये कौन से फोर्स का एग्जांपल हो जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिटिंग ए बॉल, एक बॉल को हिट करना विद ए बैट, एक बैट के साथ, बल्ले के साथ एक बॉल को हिट करना इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। तो ये कौन से फोर्स का एग्जांपल है। देखो एक बॉल को हिट कर रहे हैं बैट के साथ, कॉन्टैक्ट फोर्स तो है, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी कौन सा फोर्स होगा, ये मस्कुलर फोर्स। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स दो पढ़े थे, एक मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन तो यहाँ पर है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मस्कुलर फोर्स के बिना हम एक बॉल को बैट के साथ हिट नहीं कर सकते। तो हिटिंग ए बॉल विद अ बैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो इसके क्या आंसर लिखोगे आप, मस्कुलर फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद, एक लिक्विड में प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है कब। देखो हमने एक्टिविटी की थी और उस एक्टिविटी में देखो हमने क्या एक्टिविटी की थी, हमने एक बीकर लिया था, रबर या प्लास्टिक का बीकर लिया था हमने, और इसमें जो है हमने 3 होल किए थे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, फिर इसको यहाँ पर कुछ हमने स्टॉपर लगाया जिससे हमने इसको क्या बंद कर दिया, और फिर हमने इसमें वाटर फिल कर दिया अप टू दिस लेवल। ठीक है, और जैसे ही हमने इन स्टॉपर्स को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, स्टॉपर हटाते ही वाटर बाहर आना स्टार्ट हो गया इन होल्स में से, और जैसे वाटर बाहर आया तो यहाँ से जो वाटर गया वो बाहर यहाँ पर इतनी दूर गिरा, यहाँ से जो आया वो इधर आके गिर रहा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में कम दूर जा रहा है, और ये वाला बिल्कुल ही नजदीक गिर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है उसमें प्रेशर ज्यादा है, यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है उसमें कम, और यहाँ से जो वाटर बाहर आ रहा है उसमें बिल्कुल ही कम प्रेशर है। तो इसका मतलब जैसे जैसे वाटर लेवल की डेप्थ जो है डिक्रीज कर रही है, सॉरी इंक्रीज कर रही है, कि डेप्थ में हम जा रहे हैं वाटर के लेवल के, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रेशर इन ए लिक्विड इंक्रीजेस विद, कब इंक्रीज करते हैं, डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती है। तो किसके साथ इंक्रीज कर रहा है प्रेशर, विद डेप्थ, गहराई के साथ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, विद डेप्थ। इसका आंसर आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश विद हाइट अबव सी लेवल, जैसे जैसे सी लेवल से हाइट जो है वो बढ़ती है या घटती है, उसके कंपैरिजन में देखो
हाइट अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल के ऊपर जब हाइट बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सी लेवल से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या लिखोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, कम हो जाता है, डिक्रीजेस विद हाइट अबव सी लेवल। जैसे जैसे सी लेवल से हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर जो है कम होता रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। तो फर्स्ट क्या था ब्लैंक में? फोर्स अराइजेस ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब इंटरैक्शन होगी तभी फोर्स अराइज होगा। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है, कौन से फोर्स का एग्जांपल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। एंड हिटिंग ए बॉल विद अ बैट इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन से फोर्स का एग्जांपल है? हिटिंग ए बॉल विद बैट, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट है प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद, प्रेशर एक लिक्विड में इंक्रीज करता है विद डेप्थ, गहराई के साथ इंक्रीज करता है। एंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश विद हाइट अबव सी लेवल। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल की हाइट बढ़ने के साथ क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट अबव सी लेवल। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ पार्ट, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट एक्सरसाइज में, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इन स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है क्या है? फॉर अ फोर्स, एक फोर्स के लिए टू कम इनटू प्ले, यानी कि एक्ट होने के लिए फोर्स के, द टू ऑब्जेक्ट्स डू नॉट नीड टू इंटरैक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स को इंटरैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई फोर्स अगर अप्लाई होना है, एक्ट होना है, तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई इंटरैक्शन होना जरूरी नहीं है। अब अगर देखो हमें क्या पता है कि पुश और पुल क्या होता है? फोर्स होता है, और पुश और पुल के लिए हमें दूसरे ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स को इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर ये लिखता कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स को इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, तब तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन उसने सिर्फ यहाँ पर फोर्स लिखा है। फोर्स तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है, तो इसीलिए जनरलाइज नहीं हो पा रही है बात कि कोई फोर्स जो है वो अगर एक्ट होना है तो दो ऑब्जेक्ट्स को इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि फोर्स तो अब कॉन्टैक्ट में हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट। मान लो मस्कुलर फोर्स है तो उसको तो इंटरैक्ट करना पड़ेगा दो ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो आप आंसर लिखोगे इसका फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फ्रिक्शन है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ये आप समझ गए होंगे, देखते ही ट्रू है या फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जब पढ़े थे तो उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स हमने दो पढ़े थे, एक मस्कुलर फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ना कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर? नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पर मैक्सिमम होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, हम सी लेवल से हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। इट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कहां पर होगा? एट सी लेवल। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट क्या दी है? एयर exerts pressure on the walls of container in which it is kept। यानी कि एयर को जिस कंटेनर, जिस बर्तन, जिस वेसल में रखा जाता है उस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि जिस भी लिक्विड के अंदर, जिस भी कंटेनर के अंदर हम लिक्विड या एयर को रखते हैं तो वो क्या करते हैं? लिक्विड और एयर दोनों ही उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, मस्कुलर फोर्स आल्सो एक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। कि जो मस्कुलर फोर्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर भी एक्ट करता है। तो देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मस्कुलर फोर्स होते हैं। जैसे जो भोजन, फूड हम खाते हैं तो जो हमारी भोजन नली होती है वो उस फूड को क्या करती है? डिफरेंट पार्ट्स में भेजती है। ठीक है, उसमें उसके ऊपर पुश हो रहा है तभी वो अंदर जा पा रहा है, तो वहां पर भी एक मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है। अब हम जो है सांस ले रहे हैं तो वो हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि हमारे लंग्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, तो वो क्या है? एक मस्कुलर फोर्स है।
तो यानी कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मस्कुलर फोर्स एक्ट होते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट थी, मस्कुलर फोर्स आल्सो एक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी, कि मस्कुलर फोर्स जो है वो हमारी बॉडी में भी लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, किसी भी फोर्स को एक्ट होने के लिए दो बॉडीज को इंटरेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तभी कोई फोर्स जो है वो एक्शन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये भी फॉल्स है, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है सी लेवल पर, ये ट्रू है। और जैसे जैसे हम सी लेवल से हाइट पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बाल्स ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट, यानी कि लिक्विड और एयर को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस कंटेनर की बाल्स के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है। लास्ट स्टेटमेंट है मस्कुलर फोर्स आल्सो एक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी, तो मस्कुलर फोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो हम सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड होते हैं। ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। सारी एक्सरसाइज हमने कर ली है। आप अपनी फेयर नोटबुक में इन एक्सरसाइज को लिख लेना और इन एक्सरसाइज को लर्न भी करना है आपको। ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।